गुड एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो दैट मस्ट हैव बिन गुड। तो अब हम आंसर की पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्किंग कि प्रोटीन कंटेन्स, तो जो आपके राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड होते हैं दे आर मोस्टली इन एल फॉर्म। तो फर्स्ट आंसर विल बी योर एल अमाइनो एसिड्स। ओके, सो लेट्स मूव टू योर सेकेंड क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। जो सेकेंड क्वेश्चन सेज न्यूट्रल पीएच पे पूछा था दैट मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड इन सॉल्यूशन वुड बी प्रीडोमिनेंटली सो डाइपोलर आयंस, बिकॉज मिक्सचर की बात हो रही है और न्यूट्रल पीएच की बात हो रही है। तो बहुत सारे प्रोटीन्स जो है वो प्रोटोनेट कर देंगे अपने NH2 ग्रुप को एंड दे विल बिकम NH3+ एंड द अदर वंस विल बिकम COO-, सो इट विल बी ऑफ डाइपोलर आयंस। ओके, moving on. So third question, true statement about solution of amino acid as physiological pH. So all amino acids contain both positive and negative charges. इस question में you had to use elimination technique because look at B, C and D, वो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते because B says B is an absolute statement, C is an absolute statement, D is an absolute statement. Although BRC की टेंडेंसी नहीं है statement based questions की देने की, तो ये क्वेश्चन आप कम एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट देन अगेन यू नीड टू नो दैट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट अबाउट वन ऑफ द थिंग नहीं हो सकता है। इसमें 50-50% चांस है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होंगे। तो मोस्टली अगर पीआई पे है फिजियोलॉजिकल पीएच के क्लोज, तो इट विल कंटेन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। So fourth question is isoelectric pH, isoelectric point of alanine is 6.02। ये आप वैसे भी देख के पता कर सकते हो, इसका isoelectric point इतना ही होता है। Then come to the fifth question. Fifth question was pK वैल्यू से आपको क्या निकालना था? PI निकालना था। PI मैंने बताया है कि if it is एसिडिक स्पीशीज तो आप लोअर वैल्यूज़ का सम करोगे डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एवरेज ऑफ दिस एंड दिस। तो ये आएगा 5.9/2। So 5.9/2 is 2.85 or approximately 2.85 को round figure में you can write it as 2.9. So 2.9 or 3 is the closest to 3. So fifth question, sixth question, sulfur containing amino acid. This was very easy question. ये आप सबने क्या लिया होगा, मेथियोनिन। And seventh question is an example of sulfur containing amino acid. ये आपके लिए difficult रहा होगा because ये सिस्टीन का ही नाम है. It is another name for cysteine. तो सिस्टीन में सल्फर होता है, यू ऑल नो, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन एक्सेप्ट, कौन सा में प्रोटीन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है इनमें से, तो थ्रियोनिन ऑप्शन हो जाएगा। रेस्ट आर सिस्टीन में होता ही है, 2 सिस्टीन मिलकर एक सिस्टाइन बनाते हैं एंड देन मेथियोनिन हैज़ सल्फर इन इट्स अमाइनो एसिड, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाइन्थ इज एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये बहुत ईजी रहा होगा, W, F और Y। ओके, मेनी पीपल से इट एज FYI। तो लाइक phenylalanine FWY, sorry, phenylalanine, tryptophan and tyrosine, so aromatic amino acid out of these is tyrosine. Then we come to the function of plasma albumin are osmosis, because it has to maintain अंदर का gradient, तो उसके लिए वो क्या फंक्शन है उसका, osmosis का है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कंटेनिंग बेसिक ग्रुप इज, तो बेसिक ग्रुप कंटेनिंग इनमें से 2 अमीनो 5 ग्वानी 2 वेलेरिक एसिड है। इसको आप एज सच ही ढूंढ सकते हो, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है। ये मॉडिफिकेशन है आपके अमीनो एसिड की। अब 12th क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन बट एसेंशियल इन मेमेलियन मेटाबॉलिज्म इज, इसका जो ऑप्शन करेक्ट है सी नंबर ऑप्शन, दैट इज़ एक्चुअली बीटा मिथाइल सिस्टीन। तो वो बीटा मिथाइल सिस्टीन है, ये प्रोटीन्स में प्रेजेंट नहीं होता बट इट इज़ एसेंशियल फॉर मेमेलियन मेटाबॉलिज्म, सो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सिस्टीन इज दिस। देन एन एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर मैन इज मेथियोनिन आउट ऑफ दिस, एंड एसेंशियल नॉन एसेंशियल आप याद कर सकते हो। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ये बेसिकली इनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड से डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो इसेंशियल जो है वो दैट कैन कंपेंसेट फॉर योर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। कौन सा इज अ सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल से 2 होते हैं, H एंड R। सो H इज हिस्टिडीन, R इज आर्जिनिन, सो द आंसर विल बी आर्जिनिन। 16th क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ पोलर अमाइनो एसिड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू येस्टरडे कि पोलर अमाइनो एसिड में कुछ बेसिक होते हैं 3 अमाइनो एसिड और एसिडिक होते हैं 2 अमाइनो एसिड। ओके, सो बेसिक में अगर बात करें तो HRK, तो HRK में से ऑप्शन आर्जिनिन प्रेजेंट है,
तो arginine will be the correct answer. 17th question says amino acid with a non-polar side chain is valine. I again told you what are the non-polar containing amino acid. Cowley PT, MP. So out of this, your option is this one. Then a ketogenic amino acid. This question is from your amino acid metabolism. So ketogenic amino acid is your leucine. Then 19th question, amino acid that does not form an alpha helix is proline is an amino acid. इसको helix breaker का नाम भी देते हैं. क्या बोलते हैं? Helix breaker, because इसका size इतना bulky होता है कि ये breaks involve कराता है. तो it's called as proline is called as helix breaker. 20th question पे आते हैं. In mammalian tissue, serine can be biosynthetic precursor of ग्लाइसिन. सीरीन से हम क्या बना सकते हैं? ग्लाइसिन बना सकते हैं. आप यहाँ देख सकते हो, फोटो रेस्पिरेशन में देख सकते हो ये प्रोसेस. मूविंग ऑन. सो हमारे पास है 21st क्वेश्चन जो कि बोलता है वेसोडाइलेटिंग कंपाउंड किससे बनता है. यानी कि वेसोडाइलेटिंग ऐसा कंपाउंड जो कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होगा विल बी हिस्टीडीन. मैं यहाँ पे आपको एक हिंट देना चाह रही थी कि वेसोडाइलेटर की बात हो रही है, तो यानी कि अमाइनो एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन योर ब्लड. तो ब्लड में बफर की तरह कौन एक्ट करता है? हिस्टीडीन एक्ट करता है. मूविंग ऑन. सो योर बायोरेट रिएक्शन. तो जो बायोरेट रिएक्शन होती है वो करते हैं हम फॉर CONH लिंकेजेस के लिए, यानी कि जो पेप्टाइड लिंकेज है. अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड कंफर्म करना है तो आप बायोरेट रिएक्शन करेंगे. सो द ऑप्शन दैट वाज करेक्ट वाज A ऑप्शन. Now we come to 23rd question. Sakaguchi reaction is specific for, ये आपको नेम रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी. तो it is specific for your arginine which is a basic amino acid. 24th question is Million-Neses reaction specific for tyrosine. So आपको दो इन्फॉर्मेशन पता चल गई. एक पिछले वाले से दैट इज साकागुशी होती है आर्जिनिन के लिए, बायोरेट रिएक्शन होती है पेप्टाइड लिंकेजेस के लिए, एंड थर्ड थिंग इज योर मिलियन-नेसेस रिएक्शन होती है टायरोसिन के लिए. नो नीड टू गो इनटू द फर्दर डिटेल्स क्योंकि वो आपको कोई नहीं पूछेगा. हाँ, अगर रिएजेंट या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आप एक टेबल बना के लिख लोगे तो दैट विल बी हेल्पफुल बिकॉज BRC हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, आस्किंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस in match the following type of format. Now we come to 25th question, that is ninhydrin with evolution of CO2 forms a blue complex with a peptide bond, alpha amino acid, serotonin or histamine. We all know that it is used for evaluating your alpha amino acids. Okay, so the answer will be alpha amino acid. 26th question, the most of the UV absorption of proteins above 240 nanometers due to their content of tryptophan. We all know कि इनमें से जो present होगा that will be your ट्रिप. ओके, 250 के अबव, 280 के क्लोज. ओके, सो द ऑप्शन विल बी A. 27th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाईपेप्टाइड. तो एनसेरीन होता है. एनसेरीन एक डाईपेप्टाइड है जो नेचुरली भी मिलेगा आपको. सो एनसेरीन इज ए डाईपेप्टाइड. अगेन इफ़ यू थिंक कि मेमोरी वाले क्वेश्चंस क्यों डाले हैं मैंने इतने ज़्यादा, तो कभी कभी BRC सरप्राइजेज यू एंड इतना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भर जाता है आपके पेपर में दैट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप सोचते हो कि बहुत लॉजिकल आएगा एंड उसकी जगह आप सरप्राइज हो जाते हो. तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखनी है. ट्राईपेप्टाइड आउट ऑफ दिस हम सबको पता है ग्लूटाथियोन के बारे में. अगर नहीं पता है तो एक बार पता कर लीजिएगा. सिस्टीन होता है, ग्लूटामीन होता है. अगर मान लीजिए दो कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स के ये दो हैं प्लस एक और अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा इसमें, तो आपको एस्पार्टिक एसिड भी होगा. तो ये होता है ट्राईपेप्टाइड, ग्लूटाथियोन होता है. उसके बाद आते हैं 29 क्वेश्चन, अमीनो एसिड नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स इज बीटा एलेनिन. आई आस्क्ड इन क्विज क्वेश्चन दैट विच ऑफ द अमीनो एसिड कंटेन्स योर बीटा group or beta carbon, so that was beta alanine and it's not found in your proteins. 30th question, a peptide which acts as potent smooth muscle hypotensive एजेंट. ये आपने पढ़ा होगा ब्रेडिकाइनिन, सब ने सुन रखा होता है. ब्रेडिकाइनिन का जो बेसिक रोल हम बहुत पहले पढ़ते हैं, ये क्या करता है, हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें जो BP राइज होता है उसको डिक्रीज करने का काम करता है. तो ये क्या होगा, ब्रेडिकाइनिन विल बी दी राइट आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू योर 31st क्वेश्चन. तो 31st क्वेश्चन, ट्राईपेप्टाइड फंक्शनिंग एज एन इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट इन द टिश्यूज. तो वो क्या है, ग्लूटाथियोन है. हम सबको पता है कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है. तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ये 3 अमीनो एसिड है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प लेता है. ओके, अब आते हैं हम 32 पे. एग्जाम्पल ऑफ मेटलोप्रोटीन इज सेरुलोप्लाज्मिन. इसमें क्या होता है, मेटल प्रेजेंट होता है. आउट ऑफ दिस सेरुलोप्लाज्मिन है. आप चाहो तो यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ मेटलोप्रोटीन्स एज वेल.
अब आते हैं हम 33rd क्वेश्चन पे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन। इस प्रोटीन में क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। और फॉस्फेट सबसे कॉमन मॉडिफिकेशंस होती हैं जो कि प्रोटीन की हो, एंजाइम की हो। ये एंजाइम भी एक प्रोटीन ही है, तो फॉस्फोप्रोटीन है। 34th क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोप्रोटीन इज हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? एक तो कलर पिगमेंट प्रेजेंट होना ही कहता है, ये क्रोमोप्रोटीन है, ठीक है। और इसमें एक हीम ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, 4 पेरोल लिंक्स प्रेजेंट होती हैं, एक डेटिव बॉन्ड से अपने आयरन को अटैच करता है। सो द एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन। एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन इज, इनमें से स्क्लेरोप्रोटीन कौन सा है? फाइब्रस प्रोटीन का एक टाइप है। कौन सा प्रोटीन है? केराटिन है। ओके, सो द ऑप्शन विल बी बी। 36 क्वेश्चन इज केसीन द मिल्क प्रोटीन इज। मिल्क प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन है। अभी आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था कि फॉस्फोप्रोटीन और क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। तो मिल्क प्रोटीन केसीन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज दोनों फॉस्फोप्रोटीन है। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन प्रेजेंट इन एग योक इज ओवोवाइटिलिन। यहाँ पे आप फंस सकते थे बिकॉज द ऑप्शन कुड बी ओवो एल्ब्यूमिन ऑल्सो, बट वो फॉस्फोप्रोटीन नहीं होती है, ठीक है। बात करते हैं 38th क्वेश्चन की। सिंपल प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियोप्रोटीन्स ऑफ स्पर्म इज। ये तो हम सबको पता है, ये तो प्रोटामीन हमने पढ़ा होता है, हिस्टोन होते हैं अदरवाइज, लेकिन वहाँ पे मॉडिफिकेशन में प्रोटामीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटामीन्स, राइट। स्टोन में भी अमीनो एसिड वाले मॉडिफिकेशन देखते हो आप, प्रोटामीन में भी मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। तो हो गया 38th क्वेश्चन। कम्स टू 39 क्वेश्चन। स्टोन्स आर, they are protein rich in lysine and arginine. This I think was the most easy question. Then the 40th question, the protein present in again an easy question, keratin. The amino acid from which synthesis of protein of hair keratin takes place is methionine. Out of these methionine से बनती है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोटीन पूछ रहा है, एंड ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शन हैं। 42nd क्वेश्चन सेज इज एक मॉलिक्यूल एल्ब्यूमिन में कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं? ये आप मुझे बताना कि मैंने कैसे 610 किया है आंसर। ओके, आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू कि आपने क्या लॉजिक लगाया, आप समझ पाए या नहीं इस बात को। Plasma proteins which contain more than 4% hexosamine are mucoproteins. बहुत टफ लग रहे होंगे क्योंकि दे आर वेरी फैक्चुअल, इसलिए डाले हैं क्योंकि कभी कभी इफ़ द पेपर इज ऑन दी लाइक ट्विस्टेड साइड देन द क्वेश्चंस बिकम फैक्चुअल और मेमोरी बेस्ड। ओके, सो अगर मोर देन 4% हेक्सोसामीन है तो म्यूकोप्रोटीन्स बन जाते हैं। 44 इज आफ्टर रिलीजिंग O2 एट द टिश्यूज, हीमोग्लोबिन क्या करता है? CO2 एंड प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करता है, और एक्चुअली ये CO2 को ही बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, एक H2CO3 के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, H प्लस एंड HCO3 माइनस को रिलीज करता है। ये ऐसे ये CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा और प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब आते हैं 45th क्वेश्चन में, एलर्स डेनलॉस सिंड्रोम, ये क्या होता है? इसमें प्रो कोलेजन नहीं बन पाता, हाइपरमोबाइल जॉइंट्स हो जाते हैं और स्किन एबनॉर्मेलिटी होती है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंटल बात बताती हूँ कि ये जो हाइपरमोबाइल जॉइंट्स हैं ये मेरे भी हैं। तो बेसिकली आई हैव 2 डिजीजेस जॉइंट्स के टर्म्स में, सर्वाइकल और लंबर डिस्क जो है मेरी वो स्लिप है, तो वो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। यू कैंट सिट फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स, खड़ा बैठना होना और लेटना सब कुछ आपका रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो मेरे इतने हाइपरमोबाइल जॉइंट्स हैं कि आई कैन हियर देम क्रैकिंग, मतलब वो उनकी वॉइस आई कैन हियर, ठीक है। लेकिन मुझे एलर्स डेलनॉस सिंड्रोम नहीं है, बस मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट से मुझे पता चला कि मेरे जॉइंट्स काफ़ी हाइपरमोबाइल हैं। तो इसमें स्किन एबनॉर्मेलिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रो कोलेजन नहीं बन पाता। आप सबने ट्रोपो कोलेजन सुना होगा ना, तो ट्रोपो कोलेजन से भी पहले बनता है प्रो कोलेजन। फिर इस प्रो कोलेजन के दोनों एंड्स पे कट होते हैं, 2 कट लगते हैं। जब ये प्रो कोलेजन पेप्टिडेज क्लीव कर देते हैं टर्मिनल पे भी, सी टर्मिनल पे भी, तब जाके आपका प्रो कोलेजन, इफ आई राइट इट एज PC, इट बिकम्स TP, ट्रोपो कोलेजन। ओके, सो एलर्स डेनलॉस सिंड्रोम कैसे होता है? हाइपरमोबाइल जॉइंट्स हो जाते हैं, स्किन एबनॉर्मल हो जाती है क्योंकि प्रो कोलेजन में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। कौन से जीन में? जो कि प्रो कोलेजन को कोड करती है। ओके गाइस, सी प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन एनहाइड्रस और एक्वस। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। एक्वस इसलिए क्योंकि उसको इन्वायरमेंट चाहिए ना, कुछ हाइड्रोफिलिक जो स्पीशीज़ हैं उनके लिए, तो वो एक्वस अल्कोहल में सॉल्युबल होगा क्योंकि पोलर नॉन पोलर दोनों जगह मिल जाएंगी। Cereal protein soluble in 70% alcohol but insoluble in water or salt solution is gliadin। ये तो पढ़ने वाली या रटने वाली चीज़ है।
कि ये अल्कोहल में तो सॉल्युबल होता है लेकिन वाटर और सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्युबल नहीं होता। यूजुअली सॉल्ट सोल्यूशन में आपकी प्रोटीन सॉल्युबल होती हैं क्योंकि इनिशियली सॉल्टिंग इन का फिनोमेना होता है, जो कि मैंने आपको अपने नोट्स में पढ़ा रखा है। आपको वक्त मिले आप पढ़ लें। दोज नोट्स आर इनफ एंड सफिशिएंट फॉर क्वालिफाइंग योर एनी एग्जाम, वनडे एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो आपका CSIR एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका BARC एग्ज़ाम हो, चाहे वो गेट के लिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ना या स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना हो, या फिर आपका DBT का एग्ज़ाम हो। तो वो नोट्स मोर देन इनफ है क्योंकि मैंने तो भाई हर एग्ज़ाम उसी नोट से निकाले। 48th क्वेश्चन, मेनी ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर स्टेबल इन सॉल्यूशन स्पाइट दे लैक इन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स उनमें कुछ कुछ बॉन्ड्स, ये जो है वो स्पेशल बात की जा रही है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड ना होने पे भी दे आर स्टेबल, विच इज़ अ ट्रूथ, राइट। इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू हैव अ डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड देन ओनली योर प्रोटीन बिकम्स स्टेबल, नहीं। मेनी टाइम्स यू डोंट हैव डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, they don't form mers, they don't form oligomers, but they are stable, okay। so A option will be correct। अब आते हैं 49th क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पेप्टाइड लिंकेजेस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल आर इंटरफेयर्ड बाय ग्वानिडीन। जब आप ग्वानिडीन को डालते हो, आपने आई डोंट नो, ये सीक्वेंसिंग में किया जाता है, ग्वानिडीन डालते हो आप सीक्वेंसिंग में भी, और एक और प्रोसेस होता है फुट प्रिंटिंग, उसमें भी यूज़ करते हो आप। तो ये बेसिकली पेप्टाइड लिंकेजेस के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन में इंटरफेयर करता है। उसके बाद आता है 50th क्वेश्चन। 50th क्वेश्चन मैंने आपको बोला था यू कैन राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हेयर। जो ये एक्सियल रेशियो होता है ना आपके प्रोटीन का, ये होती है, अगर मान लो ये एक टर्न चल रहा है, एक अमाइनो एसिड है, तो ये होगा आपका, ये उसकी लेंथ, ये होगी विड्थ, इसका जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं हम क्या, एक्सियल रेशियो। और ये जो है ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के लिए अलग अलग आता है। जो ग्लोबुलर होते हैं उनके लिए लेस देन 10, जनरली नॉट ग्रेटर देन 3 to 4, लेकिन फाइब्रस के लिए ज़्यादा आएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम फाइब्रस। फाइब्रस का एक्सियल रेशियो 10 से ज़्यादा होता है, एंड जो आपके ग्लोबुलर होते हैं दे हैव देयर एक्सियल रेशियो लेस देन 10 बट नॉट मोर देन 3 to 4। ईच टर्न ऑफ एल्फा हेलिक्स कंटेन्स द अमीनो एसिड रेजिड्यू नंबर कितना मिल रहा है, 3.6। कल बताया था 3.6 बेस 13, तो ये पूछा गया है वहाँ से क्वेश्चन। अब आता है 53 क्वेश्चन। ये बेसिकली आपसे टर्न की लेंथ पूछ रहे हैं। अगर आप एक टर्न की बात करते हो तो वो 0.54 नैनोमीटर का होता है, ओके। अब 54th, अगर एल्फा हेलिक्स में मैंने आपको बोल दिया था हाइट ऑफ एन अमीनो एसिड या फिर हेलिकल राइज की बात हो रही है, तो हेलिकल राइज एल्फा हेलिक्स में होता है 0.15 और बीटा में कितना होता है 0.35, ओके। 55th क्वेश्चन, कोलेजन मॉलिक्यूल में कितने हेलिसेस होते हैं। बेसिकली ये जब चेन बनती है तो ये 3 हेलिसेस का मिलके बनता है, ओके। 56th क्वेश्चन, प्रोटीन्स में जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स हैं, ये किस स्ट्रक्चर के एग्जांपल है, तो सेकेंडरी के। इनके साथ ही एक और स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड एज टर्न। जैसे ही टर्न बिकम्स स्मॉलर, दैट इज इट बिकम्स 3 to 5 अमाइनो एसिड्स का, तो इट्स कॉल्ड एज व्हाट, लूप, ओके। मूविंग ऑन, 57th क्वेश्चन, द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इज अ नॉन पीरियोडिक स्ट्रक्चर, वाई इज अ प्लीटेड तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लीटेड तो बीटा होते हैं। पीरियोडिक इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकते, सामने सामने से। पीरियोडिक मतलब जहाँ पे रेपिटेशंस हो सेम स्ट्रक्चर की, तो ये पीरियोडिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। 58th क्वेश्चन, जो लोएस्ट एनर्जी है अल्फा हेलिक्स की, वो कैसे स्टेबलाइज हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। बेसिकली ये जो फर्स्ट ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहे हैं। 59 इज अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट कॉन्फर्मेशन जो होते हैं प्रोटीन के, वो किसने दिए थे, पॉलिंग और कोरे ने। उसके बाद हम आते हैं 60th में, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रोइन, द प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ सिल्कवर्म फाइबर कंसिस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ फाइब्रोइन। मोस्टली आपको क्या मिलता है, ग्लाइसिन मिलता है। देन वी कम टू 61, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्क्राइब्स कितनी वेज ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, 2 वेज ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग बताता है टर्शरी स्ट्रक्चर। वैसे अगर मान लो, अगर ये वेज बता रहा है, सॉरी द वेज ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग बताता है, तो ये ऑर्डर, अगर ऑर्डर की बात करने लग गए हम तो वो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। अगर लोकेशन की बात करने लग गए बॉन्ड्स की, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। और वो स्ट्रक्चर अगर लोकेशन सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड की, तो हाँ सिर्फ टर्शरी से आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है बस, राइट। तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पहुँचेंगे या फिर वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में भी पहुँचेंगे।
क्यों? क्योंकि 2 यूनिट्स लिंक होना शुरू हो जाएंगी। लूप रीजन्स ऑफ प्रोटीन वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। द वेज ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, फोल्डिंग तभी हम बोलते हैं जब अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड के आगे प्रोटीन बढ़ती है, कॉन्फर्मेशन लेती है, तो उसे बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आप अगर इस नॉट को हटाते हो तब तो आंसर डीनेचुरेशन है, बट अगर आप नॉट को एज इट इज़ रखते हो तो आंसर डीनेचुरेशन नहीं होता है। आंसर क्या होगा? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या एक्स रे डिफ्रैक्शन। इनमें से कौन से डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे? तो ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस से आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे क्योंकि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में वो रिमूव हो जाते हैं। 63. The technique for purification of protein that can be made specific for a given protein is affinity chromatography। क्योंकि पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर की यूज़ करते हैं, तो वो स्पेसिफिक ज़्यादा होती है, मोर स्पेसिफिक, जिसमें कि 1 स्टेप प्रोटीन सेपरेशन या 1 स्टेप प्रोटीन प्योरीफिकेशन हो जाती है। 64. डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इन, इसमें कौन से बॉन्ड टूटते हैं जब डिनेचर होता है? इनमें से अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमूव नहीं होगा, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं जाएंगे, और इरिवर्सिबल चेंज नहीं है। रिवर्स हो सकता है क्योंकि आप डीनेचर करते हो, फिर बहुत बार आप अपने प्रोटीन को आइसोलेट करने के बाद फिर से रीनेचर करते हो। तो सी ऑप्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। 65. सेरुलोप्लाज्मिन इज अल्फा 1 ग्लोबिन। पीछे कहीं आपने सेरुलोप्लाज्मिन एक जगह और पढ़ा होगा, आप इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लीजिएगा। 66. कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफोलिटिक मोबिलिटी प्लस TAG कंटेंट जो है वो सबसे कम हो, तो ये क्या होता है? HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। प्राइमरी बायोकेमिकल लीजन इन होमोजाइगोट विद फैमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया टाइप 2A, इसमें क्या होता है, जो आपके LDL के रिसेप्टर होते हैं उसमें म्यूटेशन हो जाती है, तो फंक्शनल डेफिशिएंसी तभी आएगी जब प्रोटीन म्यूटेट हो जाएगी। ऑप्टिमल pH फॉर एंजाइम पेप्सिन इज, एसिडिक pH पे काम करता है, आपको पता है, जाइमोजेंस, और ये pH होता है 1 to 2 का। उसके बाद 69. पेप्सिन एक्ट करता है डीनेचर्ड प्रोटीन पे ताकि वो क्या बना सके? प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स बना सके। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज, एंड लेकिन किससे होता है? अमाइनो एसिड से, यानी कि फाइनली तोड़ देता है लास्ट फॉर्म में। नेचुरल एल आइसोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन बाय, इसके लिए एक्टिव प्रोसेस लगता है, इट इज़ एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये एल आइसोमर्स को एब्जॉर्ब करना बहुत ईजी नहीं होता। एंजाइम डोपामीन बीटा ऑक्सीडेज जो कि कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ डोपामीन टू नॉरएपिनेफ्रिन, इसको एक कोफैक्टर चाहिए जो कि है स्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी। अब 73. ह्यूमंस में जो सल्फर होता है मेथियोनिन का और सिस्टीन का, वो मेनली कैसे एक्सक्रीट होता है? एज एन ऑर्गेनिक सल्फेट, ओके। अब 75. द अमाइनो एसिड विच डिटॉक्सिकेटेड बेंजोइक एसिड फ्रॉम हिप्यूरिक एसिड इज, इससे हटा के बेंजोइक एसिड को अलग करने का काम किसका है? ग्लाइसिन का। 76. अमाइनो एसिड जो कि क्रिएटिन बनाते हैं वो है आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एक्टिव मेथियोनिन। अब आते हैं हम पल्सेस पे, तो पल्सेस में कौन सा अमाइनो एसिड नहीं होता? मेथियोनिन नहीं मिलता। उसके बाद 78. ट्रेस एलिमेंट जो कि मिल्क में नहीं होता, तो मिल्क में मैग्नीशियम नहीं होता, ओके। 79. अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन प्रेजेंट इन एग योक इज वाइटलिन। कॉन्जुगेटेड जो जिसमें आपका प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि प्रोस्थेटिक पार्ट अटैच्ड हो। 80th क्वेश्चन, चीफ प्रोटीन ऑफ काउज मिल्क इज केसिन। तो बहुत छोटी क्लासेस का क्वेश्चन। वाटर सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंट इन एग इज एस्कॉर्बिक एसिड। इट्स एडवाइजेबल कि आप एग सुबह खा सकते हो किसी भी विटामिन सी सोर्स के साथ। पल्सेस आर रिच इन लाइसिन, डेफिशिएंट इन मेथियोनिन। 83. मिल्क इज डेफिशिएंट इन सोडियम। मिल्क में सोडियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है। इन थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट द प्रोटीन इन्वॉल्व इज मेनली बीटा ग्लोबुलिन। उसके बाद आते हैं 85th पेज, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसमें सब यूनिट्स दे आर लिंक्ड बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन 2 सिस्टीन रेसिड्यूज। 2 सिस्टीन मिलके क्या बनाएंगे? एक सिस्टाइन बनाएंगे। A coagulated protein is, वो insoluble भी होता है, it's biologically non-functional and unfolded. Also you can say it is in its denatured form. At a pH below the pi, amino acid exists as, अगर ये इसका pi है तो इसके नीचे प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता है, तो it acts as protonated form. Its amino group gets protonated, तो it acts as cation. 89. The most abundant protein in mammals is collagen. We all know that. उसके बाद keratins. Sanger's reaction, Sanger's का जो reagent होता है, ये मैंने गलत कर दिया है यहाँ पे। FDNB जो है वो सांगर का reagent, एक सेकेंड, एडमंड का reagent PITC होता है, सांगर का reagent FDNB होता है, राइट, इट्स करेक्ट। तो सांगर reagent is FDNB.
इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द साइड चेन्स ऑफ लाइसिन एंड एस्पार्टेट। अगर आप और ऑप्शंस देखोगे तो आप समझ पाओगे मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक है और एक एसिडिक है, और आयंस तभी क्रिएट होंगे जब प्लस और माइनस बनेगा, यानी कि इस पे प्लस और इस पे माइनस बनेगा, राइट। और किसी में ये चांस नहीं है। 92 प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ सैंगर्स रिएजेंट, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग, एक एक अमीनो एसिड को अलग कर सकते हैं। अ प्रोटीन रिच इन सिस्टीन इज केराटिन। 94 अमाइनो एसिड जो कि अल्फा हेलिक्स नहीं बनाता इस प्रोलीन, क्योंकि हेलिक्स ब्रेकर है। 95 एन अमाइनो एसिड हैविंग अ हाइड्रोफिलिक साइड चेन इज सीरीन। सीरीन में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक साइड चेन प्रेजेंट होती है। एडमिन्स रिएक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं बल्कि अमीनो एसिड सीक्वेंस पता करने के लिए। इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसिडेज कॉजेज गॉशर्स डिजीज। ये डिजीजेस आपने लिख रखी होंगी, अदरवाइज आपको ये लिस्ट कहीं भी मिल जाएगी। एलेनिन जो है वो पायरुवेट और ग्लूटामेट से आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है 99 रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एलेनिन एक्सेप्ट। अल्फा कीटोग्लूटरेट को छोड़ के आप ग्लूटामेट पीपी और पायरुवेट से क्या कर सकते हैं, एलेनिन बना सकते हैं। 100 इज ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट aspartate can be true except are true except। एक ये भी सच है कि नॉन एसेंशियल है, बिल्कुल है। डाइकार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड है, बिल्कुल है। इसको एस्पैराजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसको पायरुवेट और ग्लूटामेट से सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। 101 ग्लाइसिन को हम सीरीन, कोलिन और बीटेन तीनों से बना सकते हैं, सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। 102 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामीन एक्सेप्ट पीपी। पीपी आपने किसके लिए यूज़ किया था, एस्पार्टेट के लिए, तो ग्लूटामेट, अमोनिया और एटीपी। 103 अ कोएंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन फ्रॉम सीरीन इज टीएचएफ, टेट्राहाइड्रोफोलेट। क्या यूज़ कर सकते हैं हम, ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 104 एन OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ सीरीन। ये अभी पूछा भी था कि ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है उसमें। 105 एरोमेटिक अमीनो एसिड कैन बी डिटेक्टेड बाय ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, मैंने आपको साकागुची मिलन से बताया, हॉपकिंस कोले एक बार चेक कर सकते हैं। अब आते हैं 106 ग्लूटेलिन्स आर प्रेजेंट इन सीरियल्स। ये हमें पता है ना, ग्लूटेन फ्री, तो ये ग्लूटेलिन्स होती हैं जो कि उसमें प्रेजेंट होती हैं। अल्फा हेलिक्स इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑफ कोर्स। 108 प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय CONH, यानी कि सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रांच चेन अमीनो एसिड एक्सेप्ट फॉर एलेनिन। बाकी सारे क्या हैं, ब्रांच चेन है। आइसोल्यूसिन में कितने कायरल सेंटर है, 2 अमाइनो ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन लाइसिन। ये तो हमें पता ही है, मैंने बता के दिखा रखा है कि एप्सिलॉन ग्रुप पे भी NH3 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है और एक अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट होता है। तो कितने अमीनो ग्रुप हो गए, 2 अमीनो ग्रुप हो गए। 111 ड्यूरिंग डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिसरप्टेड एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो एवोल्यूशन ने उसको कंजर्व रखा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नॉट डिफॉर्म, देयरफॉर अगर आप डीनेचर कर दो तो प्रोटीन रीनेचर होकर फोल्ड हो सकती है। एडमिन्स रिएजेंट की बात करें तो FDN भी यहाँ पे गलत कर दिया, PITC होना चाहिए इसका आंसर, तो द आंसर विल बी PITC। थैंक यू एवरीबडी। ये लास्ट स्लाइड है मेरी, और इसके साथ ही आप मुझे बताना कि हाउ मेनी मार्क्स हैव यू स्कोर्ड। मैं प्रेफर करूँगी कि आप 180 प्लस लाएँ, फिर भी आई हैव बिकम लीनियंट एज टू आई हैव सेड 180 प्लस। अदरवाइज फॉर माई सेल्फ, अगर मैं एग्ज़ाम अपने एंड पे दे रही होती तो मैं ये एक्सपेक्ट करती कि ये 336 मार्क्स का पेपर है एंड यू एटलीस्ट गेट उसका आधा मार्क्स। ओके, सो थैंक यू एंड आई होप कि आपने अच्छा किया होगा पेपर। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल बिकॉज पेपर इज़ बोथ थ्योरेटिकल एज वेल एज लॉजिकल, और आपको बहुत फास्ट करना होगा पेपर को, विच इज़ अ लिमिटेशन, क्योंकि 2 hours टाइम इज़ देयर एंड 100 questions आर देयर। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय। सो थैंक यू।